राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अपना हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और हिस्ट्री में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था। उसमें अपना जो पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो मैं दो यूरोपीय कंपनियां आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चरों में। एक है पुर्तगाली कंपनी और दूसरी है डच कंपनी। अब उसके बाद हम जो आगे की कंपनियां हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब यदि उसके बाद कंपनी की बात करते हैं तो कौन सी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की कंपनी है, इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो गई थी। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यदि मैं स्थापना की बात करूं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर होती है, ब्रिटेन में होती है। कहाँ पर होती है, ब्रिटेन में। बात आई आपके समझ में। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, कौन, एलिजाबेथ। कौन नाम, क्या नाम था, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसको 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था। अब सर ये एकाधिकार क्या होता है ना, ये बताइए। ये एकाधिकार का मतलब ये होता है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो जो ब्रिटेन की सरकार थी ना, उसने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि भाई ठीक है, 15 साल तक ना तुम भारत में जाके व्यापार करो। तुम्हारे अलावा और कोई ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। ये जो छूट दी गई ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे एकाधिकार कहते हैं। बात है यहाँ की समझे। क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी तो एक देश की बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा वहाँ पे जाके अपना कोठी खोल देगा, भाई ठीक है मैं भी यहाँ व्यापार करूँगा। तो उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया ब्रिटेन की सरकार ने कि नहीं, केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही भारत में जाके व्यापार करेगी। बात आई आपके समझ में। लेकिन ये जो 15 वर्ष का जो एकाधिकार था, बाद में जाके ब्रिटेन के राजा हुए थे, उन्होंने इस एकाधिकार को अनंत काल के लिए बढ़ा दिया। कब, कि भाई ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितने वर्ष तक शासन कर सकते हो, वहाँ व्यापार कर सकते हो, करो। कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन की जाके वहाँ पे व्यापार नहीं करेगी। ये एक छूट दी गई थी और ये अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए। बात आई आपके समझ में। अब क्या हुआ, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो 1615 में आके ये भारत आए और भारत में सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पर किया, सूरत में। इन्होंने सूरत में व्यापारिक केंद्र तो स्थापित कर दिया, है ना। लेकिन एक्चुअली में जो इनका ध्यान था ना कि इनको कहाँ पर अधिकार करना है, इन्होंने बंगाल को चुना। बंगाल को क्यों चुना, एक तो भाई समुद्र से लगता था, नंबर दूसरी वहाँ पे क्या उपजाऊ भूमि थी, तो क्या कृषि वगैरह अच्छी होती थी, राजस्व अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा धन मिल सकता है। इसलिए क्या है, उन्होंने बंगाल को चुना। गया ठीक है भाई, बंगाल पे अधिकार करेंगे अपन, बंगाल पे चलते हैं, बंगाल पे कंट्रोल स्थापित करेंगे। तो इन्होंने बंगाल को चुना। अब बंगाल के उस समय ये औरंगजेब की बात करें ना, औरंगजेब ये मतलब मुगल बादशाहों का सबसे लास्ट प्रभावशाली राजा रहा है ना। कौन, औरंगजेब। क्या नाम है, औरंगजेब। औरंगजेब ने जो इसका एक रिश्तेदार था, कौन, अजीम उसान। क्या नाम था, अजीम उसान। ये जो अजीम उसान है ना, बंगाल का क्या था, सूबेदार था उस समय। क्या था, सूबेदार। लेकिन साथ में औरंगजेब का रिश्तेदार भी था। अब भाई नौबत ये आ गई, ये रिश्तेदार था तो भाई ये बंगाल क्यों जाए, ये तो दिल्ली में रहता था, वहाँ पे देखता था कंट्रोल, वहाँ पे शासन व्यवस्था देखता था दिल्ली में रह के। तो इसको क्या किया कि ज़्यादा इसको ध्यान बंगाल की तरफ ना होके सेंटर की जो राजनीति थी ना वहाँ पे था। अंग्रेज थे, वो भी सेंटर की राजनीति जूझ रहे थे कहीं ना कहीं, है ना, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसने देखा कि यार ये जो अंग्रेज लोग हैं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लोग हैं, ये तो व्यापार आराम से करते हैं, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, आराम से अपना व्यापार करते हैं, काम करते हैं, बस छुट्टी। ये बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। तो इसने सोचा कि यार ये आसानी से देखो व्यापार कर रहे हैं, हमें इनसे टैक्स वसूलने में प्रॉब्लम नहीं आती, या आराम से टैक्स भी दे देते हैं, व्यापार भी करते हैं। ऐसा करो, इनको कुछ ज़मीनें उपहार में दी जाए। तो बंगाल की कुछ ज़मीनें थी, जैसे कि एक जागीर थी गोविंदपुरा। क्या नाम था, गोविंदपुरा। एक और थी सुतीनाथा। क्या नाम था, सुतीनाथा। एक और थी कोलिकत्ता। क्या नाम था, कोलिकत्ता। ये जो जागीर है ना, एज ए गिफ्ट के रूप में अजीम उसान ने अंग्रेजों को दी। अंग्रेज ठहरे ज्ञानी लोग, उन्होंने क्या किया, इन तीनों जागीरों को मिलाया और एक नगर की स्थापना करती है। कौन सी, कलकत्ता। कलकत्ता नगर की इन्होंने स्थापना कर डाली। उस समय कलकत्ता के जो प्रथम गवर्नर बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, चार्ल्स आयर। क्या नाम था, चार्ल्स आयर। बात आई है समझ में।
और यदि मैं बात करूँ मैं कलकत्ता जो नगर है इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें किसने बनाया था, जॉब चार्नोक। किसने, जॉब चार्नोक। भाई इसी ने डिसाइड किया था कि कौन से क्षेत्र में मतलब जो अपने राजा जो अपने गवर्नर रहेंगे है ना, वायसराय रहेंगे, वो कहाँ पर रहेंगे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मशीनरी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हेडक्वार्टर होंगे, कैसे बनेंगे, किस क्या डिजाइन रहेगी। तो ये सब किसने डिसाइड किया, जॉब चार्नोक ने किया। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। इसके बाद है ना एक और राजा हुए थे, मुगल बादशाह हुए थे, फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर। अच्छा, इस फर्रुखसियर ने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया। कैसा शाही फरमान, कब जारी किया, 1717 में। 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, किसने, फर्रुखसियर ने। और इस शाही फरमान को किस नाम से, ये दूसरा नाम हो रहा दस्तक है ना, दस्तक प्रथा, उस नाम से जानते। इसने दस्तक प्रथा में क्या कहा, इनको जो अंग्रेज लोग हैं जो भारत में व्यापार करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिकली, उनको ये अधिकार दिया कि भाई ठीक है, देखो तुम यहाँ व्यापार करते हो, हम रोज़ रोज़ आपसे पैसा नहीं वसूलेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रोज़ रोज़ यहाँ हम भी अपना जो शासन व्यवस्था उसको लगाते हैं, टैक्स वसूलने में हमारा भी खर्चा आता है, और आप भी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, आप भी ढंग से व्यापार नहीं कर पाते हो। ऐसा करो, अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, साल भर के लिए आप हमको पहले से पैसा दे दो, साल भर का एग्रीमेंट, आप साल भर में हमको 3,000 रुपये वार्षिक। कितने, 3,000 रुपये वार्षिक। उस समय 3,000 रुपये बहुत हुआ करते थे, है ना। 3,000 रुपये वार्षिक डिसाइड किया गया, भाई ठीक है 3,000 रुपये हमको तुम दे दो, साल भर आप आराम से व्यापार करो। ये जो अधिकार दिया गया ना, इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इन्होंने इस दस्तक प्रथा का बहुत ज़्यादा इन्होंने दुरुपयोग भी किया, है ना, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी फैला इस चीज़ से। लेकिन एक चीज़ और जो समझने की वो क्या है कि जो दस्तक प्रथा है ना, इसको एक अलग नाम दिया गया, क्या, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा है ना, इस शाही फरमान को क्या नाम दिया गया, मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है ना, देखो ध्यान से समझो। ये है जो, ये समझो ब्रांड है ना, जहाँ भी मतलब अधिकारों की बात आती है, जहाँ पर अधिकार देने की बात आती है हाई अथॉरिटी के द्वारा, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिन पर शासन किया जाता है, जब उनको अधिकार देने की बात आती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा शब्द यूज में लिया जाता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या नाम है ना, तो वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो, जब मैं ब्रिटेन के संविधान की बात करता हूँ, तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, विकसित संविधान है, लेकिन वो अलिखित संविधान है, लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये जो मतलब कॉपी बनी हुई हो उसमें लिखा हुआ। तो फिर शासन व्यवस्था कैसे संभालते हैं, इनका जो संविधान है ट्रेडिशनल है, परंपराओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है, जो अब इनके पुराने समय से जो मान्यताएं परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को ये फॉलो करते आ रहे हैं, और वही इनका संविधान है ना। बात आई आपके समझ में। और उस समय घटना है ये 1215 की, कब की, 1215 की। 1215 ईस्वी में एक घटना घटी, क्या घटी कि 1215 में यूरोप में ना सामंती व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। सामंत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, राजा की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, राजा को तो कोई भाव ही नहीं देता था। सामंत खुद ही आपस में लड़ लेते थे, खुद ही अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते थे, राजा की वैल्यू नहीं। राजा को लगा यार अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या किया जाए, ऐसा करो सब सामंतों को पास में बुलाए, इधर आओ बेटा, तुम ऐसा करो जितने भी तुमको अधिकार दे रखे ना वो वापस मुझे दो, तुमको जो भी अधिकार मैंने दिए थे वो आज से आपको समाप्त, आज से मैं शासन व्यवस्था संभालूंगा, मैं एज ए राजा काम करूंगा और तुम सब मेरे अंडर काम करोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम काम करोगे। ये किसने कहा, राजा ने। राजा मतलब ऐसे एक तरीके से निरंकुश बन गया है ना, कैसा बन गया, निरंकुश। अब इससे क्या है कि जो सामंत थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जनता को भड़काना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो हम आप पे शासन करते थे, शासन व्यवस्था चलाते थे, राजा ने सब अधिकार छीन लिए, राजा ने पूरी व्यवस्था ही समाप्त कर दी। तो जब जनता को भड़काया ना, तो जनता राजा के विरोध में आ गई। राजा ने देखा यार जनता विरोध में आ जाएगी, कैसे काम चलेगा। तो राजा ने बोला ठीक है भाई विरोध मत करो, ऐसा करो ठीक है तुमको अधिकार दे देते हैं, है ना। सामंतों को भी अधिकार दिए गए और जो प्रजा थी उसको भी कुछ अधिकार दिए गए। ये जो अधिकार देने की परंपरा है ना, ये जो अधिकार देने की प्रथा है, इसी को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। यानी कि जब हाई अथॉरिटी के जो शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था संभालती है अथॉरिटी, उसके द्वारा जिन पर शासन संभाला जाता है, उनको जब अधिकार देने की बात आती है ना, उस अधिकार देने की परंपरा है, प्रथा है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। बात आई आपको समझ में। अब यदि हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत के संविधान का भाग 3 जो जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं ना, व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं। बात आई आपके समझ में। तो जहाँ अधिकार देने की बात आ जाती है वहाँ मैग्ना कार्टा शब्द यूज में लिया जाता है। बात आई आपके समझ में।
है ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटा मोटा सा हो गया आपका, है ना। अब मैं आगे जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ज़्यादा ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है कुछ, और ज़्यादा प्रभाव भी भारत में नहीं देखने को मिलता। कौन सी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यदि मैं डेनिश, भाई डेनिश लोग कौन होते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश देखो यूरोप में एक देश है, कौन सा, डेनमार्क। कौन सा देश है, डेनमार्क, है ना। डेनमार्क कहाँ है, जर्मनी है, जर्मनी के उत्तर में। यदि इसकी लोकेशन बताऊँ तो वहाँ पे क्या है इसका, ये डेनमार्क है ना। डेनमार्क के जो निवासी क्या कहलाते हैं, डेनिश। डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना होती है 1616 में। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन जो भारत में यदि इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी 1620 में, इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की, कहाँ पे की, त्रावणकोर। कहाँ पे, त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ पर है, ये केरला है ना, कहाँ पे, केरला में। केरला में 1620 में त्रावणकोर में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली रहे नहीं थे ये, तो इन्होंने क्या किया, जो अपने जितने व्यापारिक केंद्र थे उनको अंग्रेज़ों को बेच दिया, अंग्रेज़ों को बेच के चले गए थे, है ना। और ज़्यादा इनके बारे में मिलता भी नहीं है, और ज़्यादा इनका प्रभाव भी नहीं रहा था, इसलिए ज़्यादा इनके बारे में कंटेंट है भी नहीं। इसके बाद जो ईस्ट कंपनी आती है ना, कौन सी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ज़्यादा समझने लायक है, क्योंकि इसका प्रभाव ये वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कंपनी थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। देखो यदि मैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, तो फ्रांस में उस समय राजा हुआ करते थे, कौन, लुई 14। कौन सा, लुई 14, लुई 14। जो ये राजा थे, इसके एक मंत्री हुआ करते थे, कौन, कोलबर्ट। क्या नाम था, कोलबर्ट, है ना। कोलबर्ट ने देखा कि यार अपने को यदि इस दुनिया पे शासन करना है, व्यवस्था है ना, अपने को ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करना है, अपने को कच्चे माल की यदि अपनी आपूर्तियों को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने पड़ेंगे। उपनिवेश बनाने के लिए कंपनियां ऐसी बनानी पड़ेंगी जो विदेशों में जाके अपना कंट्रोल स्थापित कर सकें, वहाँ पर शासन व्यवस्था संभाल सकें और वहाँ पर व्यापार कर सकें। तो इसके लिए क्या किया जाए, बोला कि यार कंपनी स्थापित की जाए। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। कब बनाई थी, 1664 में। 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और 1668 में इन्होंने आके भारत में पहला सूरत में आके व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया, किसने, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखो समझने वाली बात यह है, जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी की क्या खासियत होती है वो आपको पता है भाई, भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, जो कर्मचारी हैं उनके बीच समन्वय कम मिलेगा, सहयोग की भावना कम होती है ना। नंबर तीसरी बात, जो जैसे कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भाई भारत में रह के यदि व्यापार कर रही है, तो उसको यदि किसी राजा के साथ या किसी दूसरी कंपनी के साथ सहयोग स्थापित करना है, या संधि करनी है, या युद्ध करना है, तो उससे पहले उसे राजा से पूछना पड़ेगा, जो फ्रांस का राजा है उससे पूछना पड़ेगा, वहाँ की संसद से पूछना पड़ेगा। तो इस बीच में क्या है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो समय की बचत नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से क्या है, ये सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा सफल हो नहीं पाई। कौन सी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बेसिकली, है ना। तो ये सरकारी कंपनी थी, बात आई आपके समझ में। अब यदि मैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, इसका जो प्रमुख कारण था भारत में हारने का, वो था, देखो वैश्विक स्तर पर उस समय फ्रांस और ब्रिटेन दो महाशक्तियां थी, दोनों अपने प्रभुत्व को बढ़ाने वाली थी। फ्रांस वाले बोले भाई हम बड़े, ब्रिटेन वाले बोले भाई हम बड़े, है ना, दोनों अपने प्रभुत्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। अब होता क्या था कि जैसे ब्रिटेन और उसके विरोध में कोई दूसरा उपनिवेश है, तो फ्रांस वाले उसका सपोर्ट करते थे, ताकि जो और ज़्यादा विरोध है वो बढ़े, और जो उपनिवेश है उसको स्वतंत्र करके फ्रांस उस पर अधिकार कर लिया। जैसा कि अमेरिका की क्रांति में देखा गया, जब अमेरिका की क्रांति ब्रिटेन के विरोध में थी, तो फ्रांस वालों ने अमेरिका वालों का साथ दिया था कि ब्रिटेन को पराजित किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही थी। तो जब वैश्विक स्तर पर देखा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहते हैं, तो जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनियाँ थी, जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश बने हुए थे, वहाँ पर भी युद्ध हुआ करते थे, है ना। भारत में भी ऐसी सिचुएशन थी। भारत में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। कौन से 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं? 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, किन किन के बीच होते हैं? फ्रांसीसी एंड अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होते हैं, ना। पर एक युद्ध होता है, कौन सा? बांडीवास का युद्ध। कौन सा? बांडीवास का युद्ध। कब होता है? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है, किन के बीच? अंग्रेज
और फ्रांस है ना, इनके बीच युद्ध होता है। इसमें जो फ्रांसीसी हैं इनको पराजित कर दिया जाता है और ब्रिटेन जो अंग्रेज होते हैं वो जीत जाते हैं और बड़ी और ज़्यादा मजबूती के साथ बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनके बाद ना कोई और बड़ी कंपनी, कोई और मजबूत कंपनी ना भारत में आगे नहीं आती है। इसलिए ये आसानी से 200 वर्षों तक अब शासन करने के योग्य हो गए, है ना। अब यदि हम इसके हार के कारण की प्रमुख यदि व्याख्या करें ना, तो इसका एक प्रमुख कारण था, एक तो सरकारी कंपनी थी, दूसरा जो कर्मचारी थे उनमें आपसी सहयोग की कमी थी, नंबर तीसरा जो कारण था ना, जो फ्रांस की नेवी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। किसकी अपेक्षा? ब्रिटेन की अपेक्षा। ब्रिटेन की जो नौसेना थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि आज यदि उस समय व्यापार की बात करें तो उस समय व्यापार सबसे ज़्यादा होता था तो समुद्री मार्गों से होता था, है ना। तो जो नेवी थी ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ बढ़ जाता है। अब यदि हम उस समय की बात करें ना, नेपोलियन उस समय जब फ्रांस पे राज करता था और उसने पूरे यूरोप पे अधिकारशाही कर लिया था, तो उस समय उसने ब्रिटेन पे भी अधिकार करने की सोची। तो ब्रिटेन पे कैसे अधिकार करेगा? नेवी के माध्यम से करेगा। लेकिन उसकी जो नेवी थी ना वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो नेवी थी उससे कमज़ोर थी, इसलिए ब्रिटेन पे अधिकार नहीं कर पाई। लेकिन ब्रिटेन को उसने पराजित करने के लिए उसने नया तरीका अपनाया। क्या अपनाया? आर्थिक तरीके से अपनाया और एक व्यवस्था चलाई, महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसके तहत क्या किया उसने? उसने किया कि भाई देखो, अपन ऐसे सीधे तरीके से युद्ध से लड़ाई झगड़ा करके अपन युद्ध में नहीं हरा सकते किसको? ब्रिटेन को। तो क्या किया जाए? इसके जहाँ जहाँ उपनिवेश हैं, जहाँ जहाँ से कच्चा माल आता है, जिन सी रूटों के माध्यम से इसके पास कच्चा माल आता है उन पर कंट्रोल स्थापित किया जाए, है ना। तो इस तरीके से, और जहाँ जहाँ इन्होंने अधिकार कर रखा वहाँ की जनता को उकसाया जाए इनके विरुद्ध, ताकि वहाँ से इनको भगाया जाए। तो इस तरीके से जो नेपोलियन है वो प्रयास करता है, लेकिन अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाता है। और बाद में भी भारत में जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत में बांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था, उसमें भी फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं पूर्ण रूप से। इसका प्रभाव भारत में समाप्त हो जाता है और अकेली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में प्रमुखता के साथ सामने आती है ना। बात आई आपके समझ में? आज हमारे तीनों कंपनियां हुई हैं। अब मैं आगे आपको अगले जो सेशन है उनमें बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में एक एक करके क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेते हैं। कुछ युद्ध के माध्यम से, कुछ ऐसी नीतियाँ लाई, सहायक नीति हुई, हड़प नीति हुई, उनके माध्यम से, है ना। कुछ युद्ध हुए, प्लासी बक्सर के युद्ध, है ना। तो उनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।